नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में। आज हम लोग बात करेंगे शब्द भेद चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि हम लोग यहाँ पर हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा के अंतर्गत जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका हमने एक बार आपको पाठ्यक्रम परिचय कराया था कि किस हिसाब से या कैसे उसको पढ़ना है या कैसे पढ़ाना है, कैसे कौन कौन से टॉपिक कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, उसका सीक्वेंस क्या है, सारा कुछ हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। उसी के अनुसार हम आपको वर्णमाला का वीडियो पहले ही दे चुके हैं, पहले ही आपको मिल चुका होगा। और जिन भी लोगों को नहीं मिला है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से आकर के सारे वीडियो देखें। उसी संदर्भ में उसी के आगे बढ़ते हैं, हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, शब्द भेद। और शब्द भेद को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे शब्द के बारे में और फिर उसके भेद अर्थात प्रकार समझेंगे हम लोग। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको टाइम पे बताया है कि हिंदी भाषा को पढ़ने से पहले या हिंदी में कुछ भी पढ़ने से पहले जो भी शब्द लिखा हुआ है उसको समझें, उसको अच्छे से जानें कि वो क्या है, क्या कहता है, तब उसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ बात कर रहे हैं शब्द भेद की, तो हमें सबसे पहले शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शब्द के बारे में जानकारी होने का मतलब ये है कि हम शब्द को परिभाषित कर सकें, किस प्रकार से शब्द की परिभाषा हम दे पाएंगे या शब्द को परिभाषित कर पाएंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि शब्द तक आए कैसे या शब्द तक कैसे पहुँचे हम। तो दोस्तों, आपको पता है, हमने बताया है ऑलरेडी, आपको पता है कि जो संस्कृत है वो हमारी भाषा, जो हिंदी भाषा है उसकी आदि जननी है। अर्थात जो हिंदी भाषा के जो भी शब्द हैं या हिंदी का जो भी शब्दकोश है वो कहाँ से आया है, संस्कृत से आया है। हमने उसका एक आपको विकास का क्रम भी भाषा का दिखाया था, हमारे वीडियो में देखा होगा। और जिसने भी नहीं देखा है तो उससे यही कहेंगे कि आप उसको पहले देखें, तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेशन, इस शब्द का रिलेशन इससे पहले जो पढ़ चुके हैं हम उससे है। इस वजह से आपको इससे पहले वाला चैप्टर देखना पड़ेगा। तो संस्कृत से उत्पन्न हुआ, संस्कृत से हमारी भाषा की उत्पत्ति हुई, अर्थात हम कह सकते हैं संस्कृत हमारी आदि जननी है। संस्कृत के बाद हमने आपको बताया था पाली, पाली के बाद फिर हमने आपको बताया था प्राकृत, फिर हमने आपको बताया था अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट, और उसके बाद प्राचीन हिंदी या हिंदी कह सकते हैं आप। ये हमने आपको एक विकास का क्रम बताया था। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये विकास का क्रम है, हिंदी भाषा के विकास का क्रम है ये। अर्थात हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो संस्कृत से हुई, यानी कि हिंदी भाषा कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। हम ये कह सकते हैं हिंदी की जननी या हिंदी की माता कौन है, तो कह सकते हैं संस्कृत है। तो शब्द को समझने से पहले हम पढ़ेंगे कि शब्द आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी सबसे छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई या ये कह सकते हैं लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई का मतलब ही होता है कि सबसे छोटी, यानी कि उससे छोटा कुछ भी ना हो। तो हिंदी भाषा यानी भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो हमने पढ़ी है वर्ण। तो जब हम वर्ण पढ़ चुके हैं तो उसके बाद हम इसको आगे पढ़ सकते हैं कि शब्द कैसे आया। तो अब आपको उसका भी एक क्रम है, उसका भी एक तरीका है। वर्ण और वर्ण, अगर इन दोनों को मिला दें या ये कहें कि एक से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों को मिला करके एक शब्द बनता है, अक्षर बनता है। दोस्तों, ये आपको पता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि वर्ण लिखा है और ये अक्षर लिखा है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्ण क्या और अक्षर क्या, तो एक ही चीज़ है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में वर्ण और अक्षर एक ही बात है, या हम जो सामान्य भाषा प्रयोग करते हैं उसके लिए वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ है। लेकिन जब हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, उस अंतर को हम यहाँ समझेंगे कि क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्ण और वर्ण मिलकर के अक्षर बनाता है, तो कैसे बनाता है एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा क, एक वर्ण है, और हमने कहा कि अ भी एक वर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। क्यों वर्ण है? तो आप जानते हैं कि वर्ण की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि वर्ण जो है लघुत्तम इकाई है या लघुत्तम ध्वनि है, या ये कह सकते हैं कि अविभाज्य ध्वनि है या अविभाज्य है। इसका कोई भी विभाजन या खंडन नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं कि का को किसी प्रकार से हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसी प्रकार से आ का भी खंडन नहीं हो सकता। तो दोनों मिला दीजिए तो दोनों मिलकर के बनता है क, जो कि एक अक्षर है।
तो अब आगे की बात करें कि अक्षर और अक्षर यदि मिला दिया जाए, यानी कि एक से अधिक अक्षरों को मिलाया जाए या दो से अधिक अक्षरों को मिलाया जाए तो क्या बनता है, तो हम कह सकते हैं कि शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हमने मिला दिया माँ को, ये भी एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, दोनों मिला दिया तो ये हो गया कम। तो ये जो कम है ये क्या है, शब्द है। तो हम यहाँ से एक शब्द की परिभाषा निकाल सकते हैं, एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लें तो कह सकते हैं कि अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह, अर्थात हम शब्द की परिभाषा दे सकते हैं कि अक्षरों का समूह शब्द है। लेकिन ये एक सामान्य परिभाषा, हमने यहाँ से मोटी मोटी परिभाषा निकाली, लेकिन आपको पता है कि जो व्याकरण की दृष्टि से होता है वो थोड़ा कुछ अलग होता है, कुछ परिष्कृत होता है। तो हम इसको एग्जैक्ट परिभाषा नहीं कह सकते। एग्जैक्ट परिभाषा के लिए हम कहेंगे इसके सामने कुछ ना कुछ इसके साथ जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे कि अक्षरों का सार्थक समूह, अक्षरों का सार्थक समूह। तो अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि सार्थक का मतलब होता है सार्थक, यानी कि अर्थ के सहित। जब एक से अधिक अक्षर मिलेंगे लेकिन अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम शब्द की परिभाषा देना चाहें, शब्द की परिभाषा हम यहाँ से समझ सकते हैं, और हमारी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शब्द की परिभाषा क्या है, अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये तो हमारी हो गई परिभाषा की बात। अब बात करते हैं भेद अर्थात प्रकार के आधार पर बात करें तो हम अब प्रकार पढ़ेंगे कि शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत शब्द आते हैं, शब्दों का वर्गीकरण क्या है, वो पूरा जानेंगे इसके आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। तो दोस्तों शब्दों का जो वर्गीकरण है या शब्द का जो वर्गीकरण है, या इसको कह सकते हैं कि बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया, कैसे बांटा गया, क्या क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, उसको जानने के लिए यहाँ देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण। अब आपको पता है कि हिंदी भाषा में जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर, 4 आधारों पर। उन 4 आधारों को यहाँ से हम देखेंगे। पहला जो हमारा आधार है, जिस आधार पर शब्द को बांटा गया है, शब्द को विभाजित किया गया, वो आधार है स्रोत, यानी कि सोर्स, कहाँ से शब्द आया है। इसी को हम उत्पत्ति भी कह सकते हैं, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, या फिर इतिहास। तीनों बात एक ही हैं। कुछ भी लिख के आ जाए पेपर में तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। स्रोत के आधार पर शब्द का प्रकार पूछ दिया जाए तब भी यही बात है, उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तब भी वही बात है, और इतिहास के आधार पर पूछ दिया जाए तब भी वही बात है। तो ये एक पहला आधार हो गया हमारा, जिसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों का भेद बताया गया है। जो दूसरा आधार है हमारा, आप कह सकते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। दूसरा आधार हो गया हमारा क्या, रूप या प्रयोग। फिर तीसरे आधार की अगर बात करते हैं तो हम कह सकते हैं, यहां पे कह सकते हैं आप रचना या बनावट, रचना या बनावट के आधार पर। ये हमारा तीसरा आधार हो गया। और जो चौथा आधार है और आखिरी आधार है उसको हम कहेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि शब्दों का वर्गीकरण करने के लिए हमने 4 आधारों को मुख्यतया माना है। 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाएगा। पहला आधार, दूसरा आधार, तीसरा आधार और चौथा आधार। अब आपसे प्रश्न यदि पूछा जाए, मान लीजिए पेपर में प्रश्न आता है कि स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो हम क्या बताएंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे, स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर अगर शब्दों के प्रकार पूछा जाता है तो हमारे पास आंसर होता है 4 या फिर 5। यहाँ 4 और 5 लिखने का मतलब है कि 4 भी होते हैं और 5 भी हो सकते हैं। और 4 कब आपको देना है आंसर और 5 कब देना है वो भी हम आपको बताएंगे, यहाँ पे उसको क्लियर करेंगे। फिर दूसरा आधार है हमारा रूप या प्रयोग के आधार पर। तो रूप या प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, शब्दों के प्रकार 2 होंगे। तीसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तो 3 प्रकार होंगे। और चौथा है अर्थ के आधार पर, तो 2 प्रकार होंगे।
अब इनको हम समझेंगे कि वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं और या 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है तत्सम। सभी लोग परिचित होंगे इस शब्द से, और अगर नहीं भी परिचित हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल इसी वजह से ये चैनल शुरू किया गया, ताकि आपको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आपकी दूर हो सकें। दूसरा है हमारा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर। फिर कह रहा रूप या प्रयोग के आधार पर हमने लिखा 2 प्रकार के, वो 2 कौन कौन हैं? तो विकारी और दूसरा अविकारी। फिर है रचना या बनावट के आधार पर, तो 3 लिखे हुए हमने, तो 3 कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो ये 3 प्रकार हो गए रचना या बनावट के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी शब्द हो, उसके वो 2 ही अर्थ निकाल सकता है, या तो उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा, या फिर कोई ऐसा शब्द होगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो हम अगर इनको एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं सार्थक, और दूसरा कह सकते हैं निरर्थक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि ये शब्दों का वर्गीकरण हमने किया है। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी आधार पर पूछ दिया जाए, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, किस आधार पर प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, कैसे आ सकते हैं। तो मान लीजिए प्रश्न आपके एग्जाम में यदि आ जाए कि शब्दों का भेद या शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। यदि आपके सामने प्रश्न हो कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, तो सबके सामने लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 आधारों पर। तो शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी परेशान नहीं होना, आपको केवल और केवल 4 आंसर देना है। दूसरा प्रश्न आ जाए, मान लीजिए कि स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया या शब्द के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो आप कहेंगे 4 या 5। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर करते हैं कि 4 कब कहना है और 5 कब कहना है। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। मान लीजिए ये प्रश्न है आपके सामने कि सब स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार बताइए। और चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे तैयारी भी करवा रहे हैं आपकी, ऑप्शन यानी कि विकल्प के प्रश्न आते हैं। तो मान लीजिए पहला विकल्प है आपके सामने कि स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार, तो हमने कहा कि मान लीजिए 2। दूसरा विकल्प हमने दिया आपको 3, तीसरा विकल्प हमने आपको दिया 4 और चौथा विकल्प हमने आपको दिया 5। अब आपके सामने जो विकल्प हैं उसमें आप देख रहे हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप सोच रहे होंगे कि हमने जो पढ़ा है या सर ने हमको जो पढ़ाया है चैनल पे, तो वहाँ पे सर ने 4 भी बताया था, 5 भी बताया था, हम कौन सा ऑप्शन लगाएं या कौन सा आंसर सही करें। तो उस कंडीशन में आपको सोचना कुछ नहीं है, खाली इतना याद रखना है कि जो मुख्यतया प्रकार हैं वो 4 ही हैं, यानी कि जो सबसे सटीक आंसर है, जो सबसे सही आंसर है वो है 4। 5 का आंसर आप तब लगाएंगे जब ये ऑप्शन में ना दिया हो। यदि 4 का ऑप्शन ना दिया हो तब आप 5 के ऑप्शन का चयन करेंगे। 5 आंसर है वो कभी उसी कंडीशन में आएगा जब 4 का उत्तर ना दिया गया हो। क्यों नहीं दिया गया हो या क्यों नहीं इसका चयन करेंगे, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। तो दोस्तों वो लॉजिक अभी जब हम आगे इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे तो समझेंगे। फिलहाल आपको ये बताएं कि जो मुख्यतया प्रकार हैं सब स्रोत के आधार पर वो 4 ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे भी एक प्रश्न अगर बनता है तो आप बता सकते हैं, इससे भी बनता है तब भी बता सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो इसी से बनता है कि स्रोत, उत्पत्ति या फिर इतिहास के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे आपने जो एक वर्गीकरण आपने देखा जो आपके सामने बोर्ड पे है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसको नोट कर रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, यह आपके लिए आगे भी उपयोगी रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं, थोड़ा इसको जो है
और भी डिटेल से पढ़ेंगे, और भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो भी डाउट्स होंगे धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। तो जो पहला हमारा आधार था वो हमने क्या पढ़ा था? स्रोत या उत्पत्ति या फिर इतिहास। यह हमारा पहला आधार था कि स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के प्रकार। तो उसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला हमने उसमें बताया था आपको तत्सम। अब तत्सम को पढ़ेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम को पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए देखें, तत्सम शब्द जो लिखा है इसको अगर हम विच्छेद करें या इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे तत् धन शम। अब दोस्तों तत् जो है संस्कृत का शब्द है, शम भी संस्कृत का ही शब्द है। तो तत् का मतलब होता है उसके और उससे, दोनों होते हैं। अपनी सुविधानुसार जो भी हमारा अर्थ निकल रहा होगा, जो उस समय अर्थ की आवश्यकता होगी उसके अनुसार इसको हम ले लेते हैं, उसके या उससे। सम का मतलब होता है, सम का अर्थ होता है समान। तो अगर हम, ये तो हमने शाब्दिक अर्थ लिख दिया इसका कि तत्सम को तत् और सम में तोड़ेंगे, शाब्दिक अर्थ ये हो गया। अब अगर हम तत्सम का शाब्दिक अर्थ देना चाहें, तब तत्सम का अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे उसके समान। अब यहां पे लिखा है उसके समान। अब आप सोच रहे हैं कि उसके मतलब किसके समान? अरे भाई वो कौन है जिसके समान? तो वो है संस्कृत। कौन है वो? संस्कृत। अर्थात कहेंगे संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। कहने का मतलब यह है कि तत्सम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, तत्सम के अंतर्गत किन शब्दों को रखेंगे, तो संस्कृत के समान शब्दों को हम तत्सम के अंतर्गत रखेंगे। या एक लाइन में इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और ज्यों का त्यों एज इट इज हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे सारे शब्दों को हम तत्सम कहेंगे जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उसी स्वरूप में सेम टू सेम प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको हम कहेंगे तत्सम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि, वायु, हस्त, गौ, पुत्र, सूर्य, ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो एग्जाम्पल के या उदाहरण स्वरूप हमने आपको बताए हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके सामने हैं कि अग्नि, वायु, हस्त, गौ, पुत्र, सूर्य, ये सारे शब्द संस्कृत के हैं और हम इनको हिंदी में एज इट इज प्रयोग करते हैं, तो ये तत्सम बन जाते हैं। संस्कृत के शब्द हैं, एज इट इज प्रयोग हो रहे इसलिए तत्सम बन गए। तो ये हो गया हमारा तत्सम की परिभाषा या तत्सम को हमने समझ लिया। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो इसका तरीका है वो है हमारा तद्भव। तो तद्भव को यदि हम विच्छेदित करके लिखें या विच्छेद इसका करके लिखें तो लिखेंगे तत् धन भव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तत् धन भव कैसे हो गया भाई, ता ये दा था यहाँ पे ता कैसे आ गया? तो उसका भी लॉजिक है, लेकिन वो हम तब पढ़ेंगे, तब जानेंगे जब हम संधि का चैप्टर पढ़ेंगे, और संधि के चैप्टर में हमको सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी कि ये तत् भव कैसे हो गया। तो तत् भव हुआ, तो तत् का मतलब हमने समझ लिया ऊपर, उसके या फिर उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना या होना, उत्पन्न होना। तो ये तो दोनों शब्दों के अर्थ हो गए। अब एक इसका मिला जुला अर्थ क्या होगा या इसका अर्थ क्या होगा, तो कहेंगे उससे उत्पन्न होना। अब यहां भी वही बात आ गई कि उससे उत्पन्न होना। तो ये उससे कौन है, तो उससे मतलब क्या है, संस्कृत से उत्पन्न होना, संस्कृत से उत्पन्न होना। अर्थात ऐसे शब्द तद्भव के अंतर्गत वे शब्द आएंगे, या ये कहें कि ऐसे शब्द जो उत्पन्न तो संस्कृत से हुए हैं, या ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, लेकिन जो हमने अभी आपको एक विकास क्रम दिखाया था वहां पे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वो सारे तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उन जो विकास का क्रम है उन क्रमों से गुजरने के कारण उनके स्वरूप में या उनके रूप में कुछ परिवर्तन हो गया है और वो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं तद्भव। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तत्सम से ही समझना चाहें तो इसको कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अग्नि क्या है, तत्सम है। तो अगर हम अग्नि का तद्भव लिखें तो क्या हो जाएगा, आग,
वायु का तद्भव लिखें तो हवा, हस्त का लिखें तो हाथ, गौ का गाय, पुत्र का पूत भी होता है, बेटा भी होता है, दोनों हो सकते हैं, जो भी आपको पेपर में हो, जैसा भी हो उस हिसाब से इसको देखेंगे। सूर्य का सूरज। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, तद्भव हैं, अर्थात इनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई, यानी कि इनका जो जन्म हुआ वो तो संस्कृत से हुआ, लेकिन कई क्रम से गुजरने के कारण ये इनके जो रूप में कुछ परिवर्तन हो गया और ये हिंदी के शब्द बन गए, इनको हम कहते हैं तद्भव। थर्ड हमारा या तीसरा जो प्रकार था वो था देशज। तो अगर हम देशज की बात करें तो जैसा कि हमने पहले बताया कि हर शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। देशज अर्थात देश, धन, ज। देश का मतलब सभी समझते हैं देश, और जा मतलब जन्म लेना या जन्मे, अर्थात ऐसे शब्द जो अपने ही देश में जन्मे हों उन्हें कहेंगे हम देशज। या इसके बारे में एक परिभाषा है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उसको भी आप याद रखेंगे। क्या लिखेंगे उसको कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, या ये कह सकें, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का कुछ ठीक ठाक पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से आए हैं या उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत से हुई है या कहाँ से हुई है या और कोई जगह से हुई, तो उन शब्दों को हम देशज की श्रेणी में रखेंगे या देशज के अंतर्गत रखेंगे। जैसे लोटा, गड़बड़, थैला, खिचड़ी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ पे केवल एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए दिखे गए हैं आपको। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका अब लोटा का कोई भी संस्कृत शब्द उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये कहाँ से आया, यानी कि हम इसको संस्कृत का नहीं कह सकते, इसकी उत्पत्ति का पता नहीं है। गड़बड़ हो गया, थैला हो गया, इसी तरह के खिचड़ी और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पेट है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये शब्द हो गए देशज। देशज के बारे में ये भी कहा जाता है, या देशज के हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो शब्द होते हैं देशज, ये अपने देश में अलग अलग जो परिवेश है, अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पे बोले जाते हैं, तो उन शब्दों को ही कहते हैं देशज। थर्ड के बाद फोर्थ हमारा जो प्रकार है वो है विदेशज। विदेशज जैसा कि नाम से ही लग रहा है, विदेश, धन, ज, अर्थात विदेश में जन्मे शब्दों को हम कहेंगे विदेशज। ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हैं और अपने देश में, यानी कि हमारी भाषा जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसमें एज इट इज प्रयोग होने लगे हों या कुछ परिवर्तन के साथ में प्रयोग होने लगे हों, उनको हम कहते हैं विदेशज। अब विदेशज के अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि मुख्यतया जो विदेशज हैं वो दो प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में दो प्रकार से प्रभावित हुए हैं, यानी कि दो बाहरी प्रभाव, जो बाहरी प्रभाव पड़ा है वो दो तरीके से पड़ा है कह सकते हैं। तो एक तो मुस्लिम प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से विदेशज शब्द आए, और दूसरा कह सकते हैं यूरोपीय जो कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनी थी जो, या ये कहें कि ब्रिटिश कंपनी, इसको हम ब्रिटिश भी कहें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश है ये कई वर्षों तक गुलाम रहा था, और गुलामी जो हमारे यहाँ सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, मुस्लिम लोगों का आक्रमण हुआ, तो मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ पे आए रहे भी, तो उनका जो भाषा है, उनके कुछ शब्द हैं वो यहाँ रह गए, प्रयोग होने लगे, तो उनको विदेशज कहा गया। उसके बाद यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, उसके बाद बहुत सारी यूरोपीय कंट्री और भी थी, यूरोपीय देश थे, जैसे पुर्तगाल हो गया, तुर्की हो गया, फ्रांस हो गया, बहुत सारे देश ऐसे आए जिनके वो भी यहाँ पे रहे, उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए, उनका जो शासन रहा, तो उनके भी कुछ शब्द रह गए जो हमारी भाषा में अब प्रयोग होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं विदेशज। अब जो मुस्लिम प्रभाव के अंतर्गत कहे जाते हैं मुख्यतया, जैसे कि अरबी फारसी के शब्द हैं, अरबी फारसी ये जो मुस्लिम के अंतर्गत आते हैं, और यूरोपीय कंपनी में अंग्रेजी के शब्द हो गए,
तुर्की हो गए, पुर्तगाली हो गए, चीनी हो गए, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो हालांकि ये कोई किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये केवल हम और केवल समझाने के उद्देश्य से आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में केवल इतना पूछा जाएगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये देशज है, विदेशज है, या तत्सम है, या तद्भव है, तो उस आधार पर इसको समझेंगे। इस वाले पार्ट को जो विदेशज है इसको और क्लियरली समझेंगे। तो यहां तक आपने अभी तक देखा कि हमने तत्सम समझा, तत्सम को जाना, तद्भव को जाना, देशज जाना और विदेशज जाना, और विदेशज के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो हमने बताया विदेशज वे शब्द होते हैं जो विदेश में जन्मे हों और अपने देश में प्रयोग होने लगे हों, उनको कहते हैं विदेशज। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया मोबाइल, सिम, डिप्टी शब्द सबने सुना होगा, डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कुछ भी, उसके आगे डिप्टी मजिस्ट्रेट ऐसे लगे होते हैं, डिप्टी शब्द हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, पुलिस हो, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम और आप यूज करते हैं, अपनी भाषा में प्रयोग होते हैं। और ये सारे के सारे शब्द आपको जो दिख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, और इसीलिए इनको कहेंगे विदेशज। अंग्रेजी भाषा के अलावा भी कुछ शब्द हैं, जैसे हम कह सकते हैं, हमने कहा चीनी, लीची, चाय, तो ये भी विदेशी शब्द हैं, ये भी अपने देश के शब्द नहीं हैं, ये भी विदेशी शब्द हैं। और ये कहाँ के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं, तो इनको कहते हैं विदेशी। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कैंची हो गया, ये भी विदेशी शब्द है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग विदेशी शब्दों के अंतर्गत पढ़ते हैं। कैंची, चाकू, कुर्ता, ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, डेली यूज करते हैं, डेली प्रयोग करते हैं। ये सारे के सारे शब्द तुर्की शब्द होते हैं। ये तुर्की जो एक देश है वहाँ से प्रभावित हैं, वहाँ के शब्द हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं विदेशी। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं जो आपको पूछे आते हैं, उसके बारे में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम उसका जो है एक अभ्यास सत्र लाएंगे आपके सामने, तो उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, उसको समझेंगे, तब ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमने यहाँ पे आपको विदेशज के बारे में बताया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो विदेशज को हमने बताया, और पांचवा प्रकार जो हमने आपको बताया था वो भी पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। पांचवा प्रकार क्या था हमारा, संकर। दोस्तों ये जो संकर लिखा है, इस संकर और इस संकर में बहुत फर्क है। तो कभी कभी वर्तनी के अंतर्गत पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि ये शंकर अलग है और ये शंकर अलग है। इस शंकर का मतलब आप जानते हैं, महादेव भोलेनाथ जो है उनके लिए प्रयोग किया गया है। और ये जो शंकर है इसका मतलब होता है हाइब्रिड, इसका मतलब होता है हाइब्रिड, अर्थात मिला जुला कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो नॉर्मल हम लोग भाषा में कहते हैं कि कोई फसल बोई जाती है, कहते हैं ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड मक्का। तो मतलब हो गया कि इसमें दो अलग अलग प्रजातियां मिलाई जाती हैं, या दो अलग अलग प्रजातियों से मिला करके वो बना होता है, इस वजह से उसको हाइब्रिड कहा जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा संकर के लिए, वो रहेगा कि कहते हैं कि इसकी परिभाषा अगर देना चाहें तो कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न भाषा स्रोतों, दो भिन्न भिन्न भाषा स्रोतों से मिलकर बने शब्द। अर्थात परिभाषा क्या है इसकी, कि दो भिन्न भिन्न भाषा स्रोतों से मिलकर बने शब्द संकर कहलाते हैं। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषा स्रोतों से मिलकर बने हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने लिखा रेलगाड़ी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं लिखा है रेलगाड़ी। अगर इस शब्द को हम इस शब्द का विच्छेद करें तो कहेंगे रेल और गाड़ी, यानी कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी से। तो अब आप देख रहे हैं कि जो रेल शब्द है ये विदेशी शब्द है, और कहाँ का शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है। तो इसको हम अंग्रेजी ना करके सीधे विदेशज कह दें, भाई अंग्रेजी का है मतलब विदेशी है, अर्थात विदेशज है। और ये गाड़ी हिंदी का शब्द है, या ये कह दें हम हिंदी का ना कहकर इसको कह दें देशज है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर रेलगाड़ी को हमने दो भागों में दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी।
रेल शब्द विदेशज है और गाड़ी शब्द देशज हो गया। तो विदेशज एक अलग भाषा स्रोत है और देशज एक अलग भाषा स्रोत है, दोनों हमने अलग अलग पढ़े हैं। तो ये दो भाषा स्रोतों से मिलकर बना हुआ शब्द है, इसलिए हम कह सकते हैं या कहेंगे कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है। एक एग्जाम्पल और समझ लेंगे इसी का। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया छायादार, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, छाया और दार। तो जो छाया शब्द है ये संस्कृत का है, छाया शब्द क्या है, संस्कृत का है, तो हम कह सकते हैं तत्सम है। और दार जो शब्द है ये फारसी का है, दार शब्द फारसी का है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, विदेशज है। तो आपने फिर यहाँ पे देखा कि ये जो छायादार शब्द है दो अलग अलग स्रोतों से मिलकर बना है, तत्सम से और विदेशज से। और जब परिभाषा हमारी कहती है कि दो भिन्न भिन्न भाषा स्रोतों से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं, तो उस कारण से जो छायादार शब्द है ये क्या हो जाएगा, हमारा संकर शब्द हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, पानदान। सभी जानते हैं पानदान अर्थात जिसमें पान रखा होता है, तो पान रखने के जो पात्र होता है उसी को कहते हैं। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पान और दान से। तो पान शब्द आप जानते हैं कि हमारे हिंदी का शब्द है और दान जो है फारसी शब्द है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी दो अलग अलग भाषा स्रोतों से मिलकर बना है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, हम संकर कहेंगे। तो ये हमारा हो गया पांचवा प्रकार। अब बात आती है जो हमारा पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि यदि आता है प्रश्न और हम 4 और 5 किस तरीके से लगाएंगे, तो उसका रीजन ये है कि हमने कहा था कि 4 आपको लगाना है। अगर 4 का ऑप्शन है तो 4 को आप प्राथमिकता देंगे। तो क्यों देंगे प्राथमिकता, उसका रीजन ये है कि हमने ये पढ़ा पांचवा प्रकार जो कि संकर का है, और आपने यहाँ पे देखा कि संकर को हम कहते हैं कि दो अलग अलग भाषा स्रोतों से मिलकर बना शब्द, अर्थात विदेशज देशज, या यहाँ भी कहते हैं तत्सम विदेशज, देशज विदेशज। तो जब ऑलरेडी देशज विदेशज तत्सम विदेशज ये सारे प्रकार जो है, जो सारे भाषा स्रोत हैं ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं 1 से 4 के अंतर्गत, तो पुनः इसको हम यहाँ पे अगर लिखेंगे या उसको हम स्थान देंगे तो थोड़ा अलग हो जाए, थोड़ा गलत लगेगा या थोड़ा कहेंगे उसके साथ बेईमानी है। तो इस वजह से हम 5 प्रकार नहीं देते हैं। लेकिन यदि 4 का ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए आपके एग्जाम में प्रश्न आता है वहां पे 4 का ऑप्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर 5 का ऑप्शन है तो 5 ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, वही आपका सही होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपने जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया, जो आपने देखा वो क्या था, हमारा शब्दों का वर्गीकरण। और शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पहला आधार था स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर हमने शब्दों के प्रकार पढ़े, जो कि 4 और 5 प्रकार के होते हैं। इसी के आगे जो अगला आधार है हमारा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए केवल इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करके हम सभी लोग, हमारा जो पूरा एक टीचिंग स्टाफ है जो आपके लिए, आप सभी के लिए अच्छे जो है कंटेंट लाता है, उसको और लोगों तक पहुंच सके और सभी लोगों का भला हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।